So, very good morning to all of you, and again we are going to take this first topic. As I told you, the nebular hypothesis of formation of Earth in सोलर सिस्टम. पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ साइड नोट्स किए थे अपने पहले विषय के लिए. आज एक और करेंगे और उसके बाद हम लोग काम को शुरू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने आपको डिटेल्स में समझाया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम. उसके बाद समझाया था हमने अभिकेंद्रीय एंड अपकेंद्रीय बल. ठीक है ना. तो कुछ प्रश्न भी दिए थे आपको. इसी सिलसिले में हम लोग अगला साइड नोट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि पतंजलि आईएएस ने धमाकेदार तरीके से शुरुआत की है आपके लिए शिक्षक बनने का एकदम ज़बरदस्त मौका है आपके पास. संजय तिवारी सर के नेतृत्व में हम लोगों ने ये काम शुरू किया है. ठीक है. सो नया बैच, नया जोश, नया उत्साह, ये नारा है हम लोगों की इस कक्षा का. और देखिए कितनी क्लासेस एक साथ शुरू हुई हैं. मैथ्स की क्लास शुरू हुई है, फिजिक्स की क्लास शुरू हुई है, ज्योग्राफी में मैं आपके साथ हूँ ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, केमिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, सॉरी, लगभग सभी कक्षाएं आपके समक्ष हैं. अब आप देखिए यहाँ सफलता का जो सफल विद्यार्थियों की संख्या है काफ़ी अधिक है, किसी भी अन्य संस्था से अधिक है. तो जुड़िए और अपने शिक्षक बनने का जो सपना है उसको साकार कीजिए. और इसके बाद हम आते हैं अपने विषय पे. हम लोगों को करना है नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका सिद्धांत. अब निहारिका सिद्धांत के लिए हमने आपको बताया था कि हम लोग कुछ आधार का निर्माण करेंगे और उस सिलसिले में आपको हमने कई बातें सिखलाई हैं. आज हम लोग सीख लेते हैं जल्दी से कि नेबुला क्या होता है. व्हाट इज अ नेबुला. ये साइड नोट 4 है. शायद 3 साइड नोट हमने लास्ट क्लास में दिया था, तो ये चौथा साइड नोट है और इसके बाद हम लोग थ्योरी पे आ जाएंगे. सो नेबुला क्या है, नेबुला क्या होता है. तो पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो नेबुला क्या है कि गैस एवं पदार्थों का एक बड़ा समुच्चय है. समुच्चय मीन्स कलेक्शन है, समुच्चय होता है. ठीक है. नेबुला ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, आकाश में ना एक गैस एवं पदार्थों का बड़ा समुच्चय होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा. ये एक विशेष खगोलीय पिंड नहीं बोलेंगे, एक खगोलीय संरचना. पिंड तो एकदम ठोस होता है बेटा, ये एकदम ठोस नहीं होता है. खगोलीय संरचना है पहली बात. दूसरी बात, गैस एवं पदार्थों का एक बड़ा समुच्चय होता है. ठीक है. तो ये दो बात से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं. सो नेबुला इज एन important astronomical structure which is huge collection of gases and other materials in space. ये नेबुला होता है. इसकी हम आपको परिभाषा कई दिखलाए, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है
जरा पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है ना। ब्रिटानिका का ये डेफिनेशन है नेबुला के लिए कि नेबुला मेड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, डस्ट एंड गैसेस। अदर मटेरियल्स में क्या होता है बेटा, डस्ट एंड गैस। गैसेस में क्या होते हैं, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है ना, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो जस्ट से दिस, नासा का भी एक डेफिनेशन आपको दिखला दूं, ये है अ नेबुला इज अ जायंट, यूज मैंने बोला ना, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। एक लाइन में हम लोग कह रहे हैं, तो इसको भी आप ऐसे नीचे लाइन में लिख लीजिएगा, दैट इज अ नेबुला इज अ जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, डस्ट एंड गैस इन स्पेस, ठीक है। ओके, सो ये होता है नेबुला। क्या होता है बेटा, खगोलीय संरचना है जिसमें गैस एवं पदार्थों का एक बड़ा समुच्चय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ना निहारिका, नेबुला को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, निहारिका। अर्थात हम कह सकते हैं कि निहारिका अंतरिक्ष में धूल कण एवं विभिन्न गैसों का एक विशाल बादल होता है, एक विशाल बादल होता है, ठीक है ना। अ जायंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। और गैस में कौन कौन मुख्य रूप से शामिल है बेटा, इन गैसों में मुख्य रूप से, आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, इन गैसों में मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम शामिल होते हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम शामिल होते हैं। सो इन दीज गैसेस मोस्टली वी फाइंड, और मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम is present. In these gases mostly hydrogen and helium is present, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है नेबुला में, निहारिका में। ठीक है, आपके पास दोनों ही प्रकार के नेबुला होंगे। इट कैन बी हॉट एज वेल एज कूल्ड, कूल्ड होगा, हॉट होगा। और क्या होगा बेटा, इट कैन बी रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग, दोनों ही प्रकार का होता है ना। हॉट मीन्स अधिक तापक्रम वाला ना, गर्म भी हो सकता है एवं ठंडा भी होता है, ठंडा भी हो सकता है, पहली बात। फिर रोटेटिंग, घूर्णी कहते हैं रोटेटर को, घूर्णी एवं अघूर्णी दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है ना। एक रोटेटिंग नेबुला को हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये नेबुला है, इस तरह से रोटेट कर रहा है ना, ऐसे। ये नेबुला का एक्सिस होता है बेटा, दिस इज एक्सिस ऑफ नेबुला। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, और दिस इज रोटेटिंग, ऐसे इसके
पार्टिकल्स ऐसे रोटेट करते हैं अराउंड एन एक्सिस, रोटेट करता है नेबुला, ठीक है। सो दिस कैन बी रोटेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग। जब ये रोटेट करेगा तो इसी में आपका ना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अवधारणा उभर कर सामने आएगी, नहीं गुरुत्वाकर्षण बल की अवधारणा उभर कर सामने आएगी। तो कई बातें हैं। तो हमने ये समझा कि नेबुला क्या है। तो एक पदार्थ का समुच्चय है जिसमें धूलकण और गैस काफ़ी मात्रा में होते हैं, धूलकण और गैस काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो इन साइड नोट्स के साथ हम लोग अब नेबुलर हाइपोथेसिस पे आएंगे। तो इसके पहले कि हम लोग करें, हम लोग जितने भी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनको दो भाग में बांटते हैं। तो आइए साइड नोट 5 भी देख लें। 5 जितने भी सिद्धांत हैं पुराने प्राचीन काल में जो दिए गए थे बेटा, उसमें हम लोग ना पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत को पृथ्वी या सौरमंडल उत्पत्ति सिद्धांत, theories of evolution of earth and solar system, इसको दो भाग में बांटते हैं। ऐसे ही आप लोग भी टेबल बना के लिख लीजिए ना। एक तारक सिद्धांत और द्वितारक सिद्धांत। पहला समुच्चय होता है वो बोलता है एक तारक सिद्धांत और दूसरा होता है द्वैतारक सिद्धांत। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, स्टार हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं बेटा। एंड दिस इज मोनो और सिंगल स्टार हाइपोथेसिस, मोनो और सिंगल स्टार हाइपोथेसिस। सो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इसमें, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, 2 विचारधाराएं हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 विचार धाराएं या धाराओं का वर्ग। तो पहला है एक तारक सिद्धांत और दूसरा है व्हाट ना, द्वितारक, और इसको हम लोग बाइनरी हाइपोथेसिस कहते हैं। यू गॉट इट? ठीक है। ओके, सो विकी इज ऑनलाइन। सो हाउ आर यू विकी? कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज फाइन? सो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ थॉट, 2 वर्ग हैं इस सिद्धांत के। एक में कहता है कि एक तारा से उत्पन्न हुआ है पूरा सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी। दूसरा है कि 2 तारों की आंतरक्रिया से उत्पन्न हुई है हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे नज़र डालते हैं, क्योंकि हमारा जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो इसी वर्ग को बिलोंग करता है। तो निहारिका सिद्धांत इसका एक उदाहरण है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसके पहले निहारिका सिद्धांत इसी विचारधारा वाला है, विचारधारा के अंतर्गत है निहारिका सिद्धांत। नेबुलर हाइपोथेसिस बिलोंग टू मोनो और सिंगल स्टार हाइपोथेसिस। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले 2 व्यक्ति थे जिन्होंने, उनसे पहले देखिए आपको 3, एक तारक सिद्धांत में आपको 3
ईयर्स याद रखने हैं। सबसे पहले 1749 1749 1745। दूसरा वर्ष जो आपको याद रखना है वो है 1755। और तीसरा वर्ष जो याद है रखना है आपको, ये थर्ड है जो 1796 है। और ये जो 1796 है ये है नेबुला हाइपोथेसिस, निहारिका सिद्धांत यहाँ पे है। निहारिका सिद्धांत मैंने पहले ही बताया था, लाप्लास महोदय ने दिया है, लाप्लास महोदय, सो प्रोपाउंडेड बाय लाप्लास ना। इसके पहले आपको याद रखना है दो और नाम। ये पहला नाम जो पहला सिद्धांत था एक तारक का, उसके लिए आपको एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनका नाम है काम्टे द बफन। उन्होंने सबसे पहले काम्टे द बफन, बफन याद रखिए, ब काम्टे द बफन ने सबसे पहले मोनोस्टार हाइपोथेसिस की बात की थी, तो 1949। फिर दूसरा था इमैनुअल कैंट। इमैनुअल कैंट ने इसी का दिया था। तो तीन नाम आपको मैं बता दूं ना, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट महोदय ने आपको दिया था। ठीक है, तो इनकी अवधारणा, थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में और इनके बारे में सीख लें, फिर हम लोग अपना जो सिलेबस वाला है 1796 वाला जो सिद्धांत आया उसके बारे में बात कर लेंगे। फाइन, तो आइए देखते हैं 1949 में क्या डेवलपमेंट आया था। सो 1949 इनके सिद्धांत का कोई विशिष्ट नाम नहीं है, लेकिन यस लिखेंगे एक लाइन कि सर्वप्रथम एक तारक सिद्धांत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कांटे द बफन की अवधारणा दृष्टिगोचर होती है। Among monostar hypothesis or theories, among monostar hypothesis or theories, the first theory was propounded by French scientist underline French scientist Comte de Buffon, Comte de Buffon, Comte de Buffon। तो प्रथम प्रयास इस संदर्भ में इनका था कॉम्टे द बफन महोदय का, ठीक है ना। कॉम्टे द बफन, कॉम्टे द बफन, ठीक है। कॉम्टे डी आई लिखते हैं इन लोग, कॉम्टे द बफन, ठीक है, कॉम्टे द बफन। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा इसका ना नेट से थोड़ा सा। 1949 में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा बेटा कि आपका, इन्होंने माना कि सूर्य पहले से है, प्री एग्जिस्टिंग सन, ये सूरज जो था प्री एग्जिस्ट कर रहा था। दिस वॉज हिज आइडियाज। और फिर क्या हुआ कि एक धूमकेतु, धूमकेतु किसको बोलते हैं, पुच्छल तारा नाम सुना है बेटा, कॉमेट,
ना। सो एक धूमकेतु, धूमकेतु कैसा होता है बेटा ऐसा डस्ट गैस भरा होता है, लेकिन इसमें सन के अगेंस्ट ऐसे पूछ बना होता है, कुछ इसमें भी गैसीय पदार्थ होते हैं, आइस पार्टिकल्स हैं। सो दिस इज अ कमेट, कमेट इसको हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। कभी देखा है आकाश में? कभी कभी दिखाई देता है पुच्छल तारा, नहीं? पुच्छल तारा दिखाई देता है। 72 वर्षों के पश्चात पृथ्वी से एक पुच्छल तारा दिखाई देता है, बड़ा ही कॉमन नाम है, जरा आप उसको ढूंढिएगा तो। एवरी 72 ईयर्स यू कैन सी कॉमेट इन द स्काई, बहुत ही क्लियरली दिखलाई देता है। उस पुच्छल तारे का नाम क्या है? एनीवे, तो अंतरिक्ष में कई ऐसे पुच्छल तारे हैं और एक पुच्छल तारा सूर्य से टकराया। कॉम्टे दी बफन ने कहा कि ये जो कमेट है इसकी टक्कर सूर्य से हुई टक्कर, कोलिजन, और कोलिजन होने से जब ये इसे टकराया बेटा, तो इससे सूर्य के सोलर फ्लेयर्स इन बंचेस दे कम आउट, इन पॉकेट्स दे कम आउट। इनसे कई सोलर फ्लेयर, ये गैस सोलर फ्लेयर्स बाहर आए, छोटे बड़े दीज आर सौर्य पदार्थ, सोलर फ्लेयर्स ना, ये गैसेस के बंचेस बाहर निकले ना। सो व्हाट आर दीज येलो वंस? दीज आर ना स्मॉल पैकेट्स ऑफ सोलर फ्लेयर सोलर फ्लेयर, छोटे छोटे सौर्य हिस्से, छोटे छोटे सौर्य हिस्से बाहर निकले ना बेटा, बाहर निकले। ठीक है, बाद में ये जो सोलर फ्लेयर्स के पैकेट्स थे, दे कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट ना प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो इन्हीं सोलर पैकेट से हमको बाद में लेटर ऑन ना consequent cooling leads to the formation of, later on consequent cooling leads the formation of what? Planets, satellites, etc. सैटेलाइट्स एट्सेट्रा। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे बेटा, यही कालांतर में ठंडे होकर विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह में बदल गए। ठीक है ना। तो फ्रंट क्या बेटा, कौन से काम्प्ट थे ये? काम्प्टे द बफन में, ऐसी बात नहीं। और इस तरह से ग्रह बने। अब ग्रह में ही हमारी पृथ्वी शामिल है। तो ये जो सिद्धांत है ऑटोमेटिकली किसके लिए भी लागू होता है बेटा? ग्रह के लिए लागू होता है। ओके, सो यू गॉट इट विकी? समझ में आ गया बेटा? तो पहला प्रयास किसका था बेटा? कॉम्प्टे दी बफन ने किया था। ठीक है, उसके बाद आइए दूसरा एफर्ट देखते हैं इसमें। 19, मैंने दूसरा डेट कब बताया था? दूसरा डेट या ईयर कब बताया था बेटा? 19, यस बोलो, 55, 1955 में आपको बताया था। इमैनुअल कैंट का ये सिद्धांत है, इसे वायव्य सिद्धांत कहते हैं। गैसियस हाइपोथेसिस वायव्य सिद्धांत
So Immanuel कांट का वायव्य सिद्धांत इसको बोलते हैं, वायव्य सिद्धांत। जो नाम सामने आ रहे हैं उनको याद करके रखना है। सो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट का वायव्य राशि सिद्धांत। ठीक है, इनका भी बेस क्या था बेटा? इन्होंने बताया कि भाई एक गैस का समुच्चय यहाँ पे दिख रहा है अंतरिक्ष में। तो अगेन द बेसिस ऑफ his theory is a nebula। ना, वायव्य सिद्धांत का आधार क्या है बेटा? एक नेबुला। इसका आधार एक नेबुला मीन्स एक निहारिका है। और आप जान रहे हैं निहारिका क्या होती है? यू नो व्हाट इज निहारिका? ठीक है, वायव्य सिद्धांत, हाँ, इसको हम लोग वायव्य राशि परिकल्पना भी कहते हैं। वायव्य राशि सिद्धांत, राशि शब्द जोड़ सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। गैसियस हाइपोथेसिस, गैसियस मास हाइपोथेसिस। और ठीक है, अब इन्होंने क्या माना, इनके सिद्धांत को समझो थोड़ा जल्दी से, और तब हम लोग निहारिका सिद्धांत समझेंगे। ठीक है, तो इमैनुअल कैंट ने क्या बोला बेटा कि एक गैस का पदार्थ है इस तरह से, और ये जो गैस का पदार्थ है बहुत तेजी से क्या कर रहा है ना, घूर्णन कर रहा है ऐसे अक्ष के परितः। ये बहुत तेजी से रोटेशन में है, घूर्णन है, यानी कि इनकी जो निहारिका है रोटेटिंग नेबुला की बात करते हैं। ये कौन? कांट साहब। ये रोटेट कर रहा है तीव्र गति से। सो अ फास्ट रोटेटिंग नेबुला। फास्ट रोटेटिंग नेबुला ना, तीव्र गति से घूर्णन वाली निहारिका है। निहारिका तीव्र गति से घूर्णित निहारिका है, ये जो आपको दिख रही है। फाइन। So nebula is rotating rapidly. Nebula is rotating rapidly. बहुत तेजी से ये नेबुला घूर्णन कर रहा है, निहारिका घूर्णन कर रही है। ठीक है, गॉट इट? बात समझ में आ गई बेटा? तो निहारिका का यहाँ रोटेशन काफ़ी तेज है। इन्होंने जो बात कही वो मैं कह रहा हूँ, और ये वैज्ञानिक धरातल पर कितना सच है नहीं है ये अभी हम लोगों का प्रश्न नहीं है। इनकी जो बात आई थी वो मैं आपको कर रहा हूँ। हो सकता है इनकी बात वास्तविक धरातल पे सही नहीं हो, जो बाद में खोज हुए हैं उसके आधार पे। ठीक है, तो तीव्र गति से घूर्णित निहारिका। अब एक निहारिका में बेटा घूर्णन अगर तेजी से होगा तो आपस में इनके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें भयंकर टक्कर होगी नहीं, इस घूर्णन के कारण ना, a fast rotating निहारिका। So this will have
मैसिव कोलिजन्स एमोंग, कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होगा, येस और नो ना, तो टक्कर अधिक होगी, घूमती आपस में अगर स्थिर रहती निहारिका तो उतनी टक्कर नहीं होती, बट दे आर ना, इनकी टक्कर काफ़ी हो रही है। अगर टक्कर खूब होगा तो निहारिका गर्म होगा या ठंडा होगा, तो इसने क्या किया, इसको हीटेड निहारिका में कन्वर्ट, सो दिस बिकम अ हॉट नेबुला। तो टक्कर काफ़ी होने से ऊष्मा काफ़ी बढ़ गई, इसकी ऊष्मा तीव्र हो गई, काफ़ी हो गई, ठीक है। ऊष्मा अधिक होने से क्या हुआ कि अब केंद्रीय बल, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जो उनकी बातें हैं उसी पर अडिग रहना है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इन्होंने जो बात कही हो वह मैं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ गया, रोटेटिंग है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हुआ बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक हो गया, फोर्स becomes more than centripetal force. Centrifugal force becomes more than centripetal force. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ बेटा, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, ये हुआ हमारा सेंट्रीफ्यूगल, और जब केंद्र की ओर लगेगा तो ये कौन सा बल होगा बेटा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, और सेंट्रीफ्यूगल किसको बोलते हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर लगे, तो अपकेंद्रीय बल। अक्ष से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल, और अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय। तो किसका मान अधिक हो गया बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस वाज मेंशन्ड बाय दिस फेलो, so centrifugal force becomes more than centripetal force ना, एज अ रिजल्ट। अब इससे क्या हुआ कि इस निहारिका से छोटे छोटे छल्ले बाहर की ओर फेंकाने लगे, क्योंकि ये वाला बल्ब अधिक हो गया, तो इसमें से कुछ पैकेट्स के रूप में इसके जो ना, यहाँ पे ऐसे बाहर निकला, फिर ऐसे बाहर निकला ना, छोटे छोटे इसके पदार्थ फिर पैकेट्स में बाहर निकले इस तरह से। तो ये जो पैकेट्स है, ये किसका पैकेट्स है बेटा, पैकेट्स ऑफ नेबुलर मटेरियल्स, नेबुलर मटेरियल्स ना, पैकेट्स ऑफ नेबुलर मटेरियल्स। इस बार पैकेट टकराने से नहीं आया, कैसे आया बेटा, बिकॉज ऑफ ना having more value of centrifugal force over centripetal force, centrifugal force अधिक हो गया, तो ऊष्मा अधिक हो गई, ऊष्मा अधिक हो गई। तो हिंदी वाले विद्यार्थी आप इधर की ओर लिखिए, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने इधर करना है, आपके लिए इधर करना है, सो दोनों काम करना है मेरे को। तो इसका परिणाम क्या हुआ बेटा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऊष्मा अधिक हो गई, रोटेशन अधिक था, ये कह रहे हैं कैंट साहब। इसके परिणाम स्वरूप अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया, किससे अभिकेंद्रीय बल से। और जब ये हुआ तो क्या हुआ बेटा, उसके जो फ्लेयर्स हैं, ये वाले टुकड़े निकल गए, तो निहारिका से छोटे छोटे हिस्से बाहर निकले, छोटे छोटे हिस्से बाहर निकले।
इसी से मिलता जुलता अपना ये सिद्धांत है लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, आगे जो हम लोग करने वाले हैं। छल्ले बाहर निकले गोल गोल आकार के, ठीक है। तो इस तरह की बात हुई। फिर से आप देखिए तो ये निहारिका है। अच्छा, ऐसे बीच में ये ऐसे घूर्ण कर रहा है निहारिका का मटेरियल, सब ऐसे रोटेटिंग निहारिका है, ठीक है। जो बीच में अपेक्षाकृत सघन पदार्थ है बेटा, ऐसे ये सघन पदार्थ है, बीच का सघन पदार्थ, डेंस ऑब्जेक्ट एट द मिडिल ऑफ नेबुला, रोटेटिंग नेबुला है, उसके बीच में सब पदार्थ जमा है, सघन है। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक हो गया सेंट्रीफ्यूगल से, तो इससे निकलना शुरू हुआ ना फ्लेयर्स, छोटे छोटे हिस्से इससे बाहर निकले। ये आर पैकेट्स ऑफ निहारिका मटेरियल, और इन्हीं से फिर बाद में क्या बन गया बेटा, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स इससे बन गया, ठीक है। सो दे कम आउट एंड मेक प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, नहीं। उपग्रह एवं ग्रह एवं उपग्रह, ऐसे लिखो बेटा, ग्रह एवं उपग्रह बने। और ये क्या है बेटा, दीज आर ना गोलाकार छल्ले हैं, गोलाकार छल्ले। किससे बाहर है, नेबुला से बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना अपकेंद्रीय बल हो गया अधिक, किससे, अभिकेंद्रीय से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा। बाद में ये ठंडा हुआ होगा और बन गया। जो बीच का सॉलिड पोर्शन है, जो बीच का सॉलिड पोर्शन बाद में ये वाला हिस्सा सब बाहर गायब हो गया, तो इस वाले हिस्से से बन गया अपना सन। तो बीच वाले पोर्शन से क्या बन गया बेटा, सन, सूरज बन गया बीच वाला हिस्सा से। तो इसके पहले बफन वाले केस में हमने क्या देखा, सूरज पहले से था, और यहाँ देखा कि नहीं, कुछ भी नहीं था, एक केवल नेबुला था जो घूम रहा था। और इसी नेबुला से बन गए ग्रह और सूर्य, ठीक है। सूर्य बीच में रह गया और इसके ग्रह, चूंकि ये घूमते हुए नेबुला थी, तो ये पैकेट्स भी घूम रहे होंगे, और इस तरह से ये रोटेट करना शुरू कर दिए, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो क्लास के बच्चे समझ गए, ऑनलाइन वाले बच्चे क्या आप इसको समझ पाए विकी? यस, ये मेरी बातें नहीं है बेटा, जो इन्होंने कांट ने कहा। एज ए फिजिसिस्ट हमें इनमें बहुत सारी त्रुटि दिखाई देती है, तो जिसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो टीजीटी में देखिए आप लोगों की शुरुआत बम्पर हुई है, ज्वाइन कीजिए बैच और खूब एंजॉय कीजिए। अभी हमारा पहला टॉपिक चल रहा है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन दूंगा और नेबुलर हाइपोथेसिस फिर कल पूरे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस कल अच्छे से समझाऊंगा। सो MCQ 1, ठीक है, MCQ 1 फाइन। सो एक तारक सिद्धांत का सर्वप्रथम, सिद्धांत की सर्वप्रथम अवधारणा दी थी, किस विद्वान ने दी थी वो आपको चुनना है। मैं शॉर्ट में थोड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि समय हो गया है, फिर भी 2 प्रश्न तो आपको करने चाहिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग geographer propounded the theory of monostar hypothesis for the first time? A. Kant, B. Buffon, C. Laplace, D.
Newton. So these are the options in which you have to choose. Yes, देखिए. ओके चलो विकी फटाफट आंसर करो. हाँ वेरी गुड. कैसे सही आंसर कर दिया विकी? हाउ यू हैव आंसर्ड करेक्टली? कैसे आंसर किया ये बताओ. वाह जान गए आप तो. ओके सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बफन. बहुत आसान है. अब तो आसान है ना. 3 डेट्स आपको याद रखना है इस सिद्धांत में, नेबुलर हाइपोथेसिस में. 1749, फिर दूसरा बेटा 1755 और तीसरा 1796. ठीक है ना. 1796. अगला क्वेश्चन है नेबुलर हाइपोथेसिस निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखते हैं ये वाला प्रश्न, ये आया हुआ प्रश्न है और मुझे देखना है कि ना. सो हु इज प्रोपाउंडेड द theory of nebular hypothesis? A. Laplace. B. Kant. C. Newton. D. Russell. D. Russell. Fine. Okay, so can you tell me what is the correct answer? और अगला में जो मैं ऑप्शन बदलने वाला हूँ ये रहेगा A, ये भी रहेगा B, ये भी रहेगा C, लेकिन D ऑप्शन बदलूंगा, उसमें लिखूंगा A एवं B दोनों. तो एक तरह से 3 क्वेश्चन आज आपको दे दिया मैंने. ये 3rd क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है. दोनों का आंसर दीजिए. सो 2 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा? केवल ऑप्शन बदला है. यस विकी क्या दिया बेटा? ओके पूनम भी आ गई हैं ऑनलाइन. थोड़ा लेट आई आप, पूरा वीडियो देखिएगा. ठीक है. अभी बताइए विकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? यस 3 विकी. 2 का ए तो हो गया, बहुत बढ़िया. 2 का ए होगा ना. किसको? ये होगा ए. लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा ए एवं बी दोनों, तो इनका भी निहारिका ही सिद्धांत है. ही ऑल्सो ना टोल्ड अबाउट नेबुला ओनली. ठीक है. तो इनका नेबुला अलग था, इसका थोड़ा सा अलग है. क्या अंतर है कल समझे होंगे. सो व्हाट विल बी द आंसर 3? कैन यू टेल मी देन? What is the correct answer then? D. D for Delhi. तीसरे का दिल्ली होगा, क्योंकि कांट का भी नेबुला ही है. कांट के आधार में नेबुला है ना. आपने लिखा है, देखिए विकी जरा देखना. ठीक है. यहाँ पे कैन यू सी? आधार देखिए, इमैनुअल कांट यहाँ लिखा हुआ है, आधार एक निहारिका है. द बेस इज अ नेबुला. द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी इज नेबुला. तो इनके आधार में भी नेबुला है. यू गॉट दिस विकी? सो 3rd का आंसर क्या होगा बेटा? D for Delhi. Okay, so today we will end this session here and have a good day. बहुत स्टेप्स में बहुत बढ़िया से काम हो रहा है. आप लोग एक एक लेक्चर को फॉलो कीजिए और ना टीजीटी में अपनी एक सीट सुरक्षित कीजिए. चलो ऑल द बेस्ट. फिर मिलते हैं. बाय. सी यू टुमारो.